की स्थापना कर डाला। एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल की स्थापना इन्होंने कर डाला। बोले तो एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज की स्थापना इन्होंने कहां पर कर दिया? अलीगढ़ में, जिससे आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU कहा गया। और याद रखना 1875 में एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में तब किया था जब लॉर्ड लिटन ने उसको पैसा दिया था, उसको जमीन दिया था। और इसका ध्यान से देखिए अंग्रेजों ने कितना बढ़िया गेम खेला कि 1875 में स्थापित इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो पहले 3 अंग्रेज थे, जो पहले 3 प्रिंसिपल थे, वो 3 के तीनों अंग्रेज बनाए गए, ना तो कोई हिंदू ना तो कोई मुसलमान। और जो सबसे पहला इसका प्रिंसिपल बनाया गया उसका नाम था थियोडोर बैक, दूसरे का नाम था मॉरिसन, तीसरे का नाम था आर्चबोल्ड। ये लगातार 3 के तीनों लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल बनाए गए, बन गए। चलो ठीक था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन एक समस्या थी, क्यों बनाया गया इसको इसलिए बनाया गया कि अब इस फैक्ट्री से, उस समय की भाषा के अनुसार, वर्तमान में नहीं, उस यूनिवर्सिटी से ऐसे मुसलमानों को निर्यात किया जाए या निकाला जाए जो पूर्णतया अंग्रेजों के ही हो। शुरुआत में राष्ट्रवादी था, इसमें हिंदू व्यक्ति भी थे, संस्कृत की कॉलेज चलती थी, सारी चीजें थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे सर सैयद अहमद खान सांप्रदायिकता के रास्ते पर ढलते गए, इन्होंने क्या काम किया? इसको पूर्णतः मुस्लिमीकरण कर दिया और अपनी विचारधाराओं को इन्होंने इसलिए बनाया ताकि जितने भी मुसलमान अब इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले वो सारे के सारे किसके समर्थक हों? अंग्रेजों के समर्थक हों। और इसके लिए इन्होंने एक संस्था बनाया जिसका नाम पड़ा था राजभक्त मुसलमान। राजभक्त से तात्पर्य था अंग्रेजी राज्य के भक्त होने वाले मुसलमान ही क्या कहलाते थे? राजभक्त मुसलमान। अब इस प्रकार से अलीगढ़ धीरे धीरे सांप्रदायिकता का केंद्र बनता गया। चलो यहां तक फिलहाल ठीक था। इसी समय 1885 में 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना बंबई में हो जाती है दोपहर में। जब 1885 में ये हो जाता है तो इसका भारी विरोध होता है। सर सैयद अहमद खान भी इसका विरोध करते हैं। और आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि जब 1888 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होने को 85, 86, 87, 88 चौथा अधिवेशन होने को होता है इलाहाबाद में, तो सर सैयद अहमद खान क्या काम करते हैं? बनारस के एक राजा थे जिनका नाम था शिव प्रसाद सितारे हिंद, उनके साथ मिलकर कांग्रेस के इस अधिवेशन को रोकने का पूरा प्रयत्न किया और इसको होने नहीं देना चाहते थे। हालांकि हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी की कमी नहीं थी और उन्होंने करवा लिया। लेकिन इस प्रकार से सर सैयद अहमद खान ने सीधे सीधे हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया और उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान कभी एक साथ रह ही नहीं सकते, ये दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं। ना हम आपस में बेटी की शादियां करते हैं, ना हम आपस में खाना खाते हैं, ना हमारा कल्चर एक जैसा है, तो हम एक ही देश कैसे हो सकते हैं? और इस प्रकार से अब वो मुसलमान जो राजभक्त होने लगे थे, उन्होंने हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता को बढ़ाने का प्रयत्न धीरे धीरे करने लगे। और ये काम किसने किया था? तो हम आपको जानकारी के लिए बताएं कि आपने नाम सुना होगा W हंटर का। इन्होंने एक किताब लिखा है इंडियन मुसलमान। इसमें ही इन्होंने बताया है, अंग्रेजों को सलाह दिया है कि मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित आप कर लीजिए, यदि आप ऐसा कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आगे क्या हो? 1898 में हमारे सर सैयद अहमद खान मर जाते हैं और इधर कांग्रेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। यहां तक कि हम आपको जानकारी के लिए बताएं कि 1889 के आसपास में कांग्रेस ने ये दिखाने का पूरा प्रयत्न किया। 1885 से शुरुआत से वो कहती रहती नहीं, मुसलमान भी कांग्रेस के सदस्य हैं। और यहाँ तक कि इनका एक पहला अध्यक्ष
बदरुद्दीन तैयबजी बना, आपको पता होगा। 1889 में कांग्रेस ने सीधे सीधे कहा कि यदि कोई एक बड़ा हिस्सा ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकृत करता है कि जिसमें अल्पसंख्यक की मांग ना हो, उसको कांग्रेस कभी नहीं पारित करेगी। मतलब यदि एक ऐसा कोई प्रस्ताव लाया गया है जिसको कांग्रेस को पारित करना हो, लेकिन उसमें कोई एक खास समुदाय, खासकर मुसलमान समुदाय, यदि उसका विरोध करता है कि नहीं इसको पारित नहीं किया जाना चाहिए, इससे हमारे अधिकार का हनन होगा, तो कांग्रेस को पारित नहीं करेगी। और आप देखेंगे आए दिन कांग्रेस के अध्यक्ष मुसलमान बनते रहते थे। बात यहाँ तक चल रही थी, कोई समस्या नहीं था। लेकिन अंग्रेजों के लिए बड़ी समस्या थी। अब अंग्रेज कांग्रेस को भी खत्म कर देना चाहते थे, और इसके पैरेलल में अब मुसलमान अभी यूनाइट नहीं थे, केवल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चल रहा था। अच्छा, इतने पिछड़े क्यों थे? इनके पिछड़े का एक बड़ा कारण ही है वो सरकार के द्वारा भेदभाव, और दूसरा इनमें पिछड़ापन, वैज्ञानिक, सामाजिक और ये सारी चीजें जो सुधार हुआ था, ये बहुत ठीक ढंग से मुसलमानों में नहीं हो पाया था, इसलिए लोग पिछड़े थे। तो अंग्रेजों को जब समस्या होने लगा कांग्रेस से, तो कांग्रेस को एक खत्म करने का प्रयास करने लगी। इतना खत्म करने का प्रयास करने लगी कि डफरिन ने शुरुआत में, जो उस समय वो भारत का वायसराय था, उसने ही कह दिया था कि ये अल्पसंख्यक है, एक तरह से अज्ञात में छलांग लगा रही, इससे कोई मतलब नहीं कांग्रेस से। अंतिम में तो बात यह आ जाती कि करजन 1905 तक आते आते कह देता है कांग्रेस लड़खड़ा रही है, और हम क्या चाहते हैं कि हमारे रहते हुए कांग्रेस खत्म हो जाए और हम इसके पतन में मदद कर सकूं। फिर भी नहीं होता है। तब करजन क्या काम करता है, अभी हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहा था, अब प्रांत और प्रांत को लड़ाने लगा। अब विभाजन का सबसे बेहतर काम किया उसने 18 अक्टूबर 20 जुलाई 1905 को, जब उसने बंगाल को विभाजित कर दिया और कहा हमने इसलिए विभाजित किया है कि प्रशासन ठीक ढंग से नहीं होता। लेकिन वास्तविकता यह थी, जैसे कि पूर्वी बंगाल के गवर्नर ने कहा था, मेरे पास 2 पत्नियां हैं, एक हिंदू पत्नी, एक मुसलमान पत्नी, जिसमें सबसे प्रिय मुझे मुसलमान पत्नी लगती है। इस प्रकार उन्होंने धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। और मुझे कैसे पता चला? तब पता चला जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है, और उस आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया। वहीं से शुरुआत एक होने लगता है कि कहीं शायद मुसलमानों को यह आभास होने लगता है कि कहीं शायद ऐसा तो नहीं कि बहुसंख्यक हिंदुओं के चलते हमारे अधिकारों में कमी आ रही है। देखते हैं आगे क्या हुआ। 1905 तक आते आते बंगाल का विभाजन हो चुका था। आगे क्या हुआ जरा देखिए। उन्नीस 1905 में तो स्वदेशी आंदोलन हो गया, खूब सारा आंदोलन हुआ, बनर्जी झुकना नहीं वगैरह वगैरह, बहिष्कार आंदोलन, सब कुछ हुआ। इतना सब कुछ देखने के बाद अंग्रेजों को इस बात पे महसूस हो गया था कि लगता है कांग्रेस खत्म नहीं हो पाएगी। तो एक काम करते हैं ना, कोई टेंशन नहीं, चलो कांग्रेस नहीं खत्म हो पाएगी तो हम किसी कांग्रेस के दुश्मन को ऐसे हम खड़ा कर देते हैं जो हमेशा कांग्रेस का विरोध करे और अंग्रेजों का समर्थन करे। इसके लिए उस समय के वायसराय सचिव थे शायद कोई 1906 में, जिनका नाम था मिंटो। आगा खान अब तक आगे आ चुके थे। आगा खान के नेतृत्व में कई सारे लोग मिंटो से शिमला में मिले। और क्यों मिले? क्योंकि अंग्रेज कहते थे कि आप लोग अलग अलग होने की वजह से मजबूत नहीं हैं, क्यों नहीं कांग्रेस की जैसी एक पार्टी बना लेते हो। तो आगा खान ने कहा तो फिर किया कैसे जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस समय हम लोग शिमला में आओ, मिलते हैं, उस समय हम बताएंगे। आगा खान के नेतृत्व में कई सारे लोग शिमला में पहुंचे तो सीधे सीधे मिंटो ने कह दिया क्यों नहीं अपना पार्टी बना लेते हो। सलीमुल्लाह खान ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक मुसलमानों की संस्था को स्थापित किया। कब बनाया? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। किसने? सलीमुल्लाह खान ने। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे आगा खान। इसको बनाया जिसका नाम पड़ा लीग। और लीग का तात्पर्य होता है संघ। किसका संघ? मुसलमानों का संघ। और इसका पूरा नाम क्या पड़ा? मुस्लिम लीग। इसको क्यों बनाया गया था? इसका जन्म ही सांप्रदायिकता से हुआ था और इसका काम यही था
आपको केवल कांग्रेस का विरोध करना है। कांग्रेस अंग्रेजों का विरोध करती है, आपको कांग्रेस का विरोध करना है। यदि आप ऐसा करते रहे तो हम मुसलमानों को बहुत आगे लेके जाएंगे। ये सांप्रदायिकता धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी मुसलमानों में ये कहीं नहीं बात है कि हम हिंदुस्तान से अलग होंगे। कैसे, देखते हैं। 1909 की जब बात है, जब मार्ले और मिंटो ने मिलकर मुसलमानों से ये कहा कि क्यों अपना एक साथ निर्वाचन करवाते हो हिंदुओं के साथ में, यदि ऐसे रह गए तो हिंदू संख्या में ज्यादा है और इस प्रकार उन्हीं के मंत्री विधायक चुने जाएंगे, आप तो कम संख्या में इसलिए कम रह जाएंगे। भाई बात तो घर कर गई मुसलमानों में। उन्होंने कहा फिर इसके लिए क्या किया जाए। मिंटो ने कहा हम एक सुधार ला रहे हैं जिसका नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार, एक राजनीतिक सुधार था। उसने इसमें सीधे सीधे कहा आज से हम पृथक निर्वाचन करते हैं। बोले तो हिंदू और मुसलमान अब एक साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहने का तात्पर्य है कि अब हिंदू का कोई विधायक खड़ा है तो उसको केवल हिंदू ही वोट देंगे, यदि कोई मुसलमान का विधायक खड़ा है तो उसको केवल मुसलमान वोट देंगे। मतलब ना तो मुसलमान हिंदू को दे सकता है, ना हिंदू मुसलमान को दे सकता है। यहीं से मिंटो ने नाग के दांत बो दिए, जिसका फसल बड़ा भेसरा होता है। लेकिन अभी भी मुसलमानों में ये बात नहीं आई कि हमको हिंदुस्तान से अलग होना है। 1909 में पृथक निर्वाचन से ही मुसलमान अलग और हिंदू अलग अलग निर्वाचन लड़ते थे। कांग्रेस ने इसका जबरदस्त विरोध किया, लेकिन ये विरोध ऐसे चलता रहा। जब ये विरोध चलता रहा और इस समय 1909 के बाद में एक खास मोड़ आता है, और वो ये आता है कि लीग का और कांग्रेस में, इन दोनों में राष्ट्रवादी व्यक्ति आ जाते हैं। और जब राष्ट्रवादी व्यक्ति आ जाते हैं तो आपसी सांप्रदायिकता को भुलाकर आपस में मिलने का प्रयास करते हैं। कैसे? इस समय 1906 में जब बैरिस्टर बनकर जिन्ना महोदय हिंदुस्तान आते हैं तो वो दादा भाई नौरोजी के सचिव बन जाते हैं और कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और इस प्रकार वो घोर कांग्रेसी थे और कांग्रेस का समर्थन करते थे। लेकिन 1913 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस को छोड़ा। और कांग्रेस को छोड़ने के बाद किसको पकड़ लिए? मुस्लिम लीग को पकड़ लिए। वो ठहरे अभी भी राष्ट्रवादी ही थे, भले मुस्लिम लीग को पकड़ लिया, लेकिन इसके लिए नहीं पकड़े कि हम पाकिस्तान लेके रहेंगे, नहीं, इसके लिए पकड़े क्योंकि कांग्रेस में बहुत बेहतर नेता थे, उनसे आगे जा पाना संभव नहीं था। लेकिन मुस्लिम लीग में बहुत बेहतर नेता नहीं थे, इसलिए उसका नेता बनना बहुत आसान था। जिन्ना ने लीग का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। 1914 आया। 1914 में आपको पता होगा कि 1908 में तिलक को 6 वर्ष का कारावास मिला था। 6 वर्ष का कारावास काटने के बाद जब 1914 में वो भारत आते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है कि जो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, गरम दल नरम दल, पहले इन दोनों को इकट्ठा किया जाए। 1915 में आपको पता होगा होम रूल लीग आंदोलन होने लगता है। एनी बेसेंट आती है। एनी बेसेंट और तिलक मिलकर ये प्रयास करते हैं कि क्यों ना गरम दल नरम दल को इकट्ठा किया जाए। और इसी समय जिन्ना महोदय एक सबसे बढ़िया प्रयास करते हैं। और इस प्रयास में सबसे मेन बात ये होती है कि इन दोनों के प्रयासों के चलते, तिलक और जिन्ना, इन दोनों के प्रयासों के चलते लीग और कांग्रेस में एक समझौता हो जाता है जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में होता क्या है? इस समझौते में यह होता है कि कांग्रेस जिस मार्ले मिंटो सुधार का विरोध करती आ रही थी उसको मान लिया। ये कांग्रेस की एक बड़ी भूल थी। कई सारी किताबों में लिखा है, लेकिन जैसा कि हम आपको बता दें, बीएल ग्रोवर ने कहा है कि हाँ, लीग और कांग्रेस के मध्य लखनऊ समझौते में जो पृथक निर्वाचन था उसका कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया जाना कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुसलमान मुसलमानों को वोट दें, हिंदू हिंदुओं को वोट दें, ये गलत था। बीएल ग्रोवर ने बताया है। यही बात एनसीईआरटी भी कहती है कि गलत था।
लेकिन बिपिन चंद्र घोर कांग्रेसी विचारधारा के, हालांकि उनके भी अपने तर्क हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत बेहतर इतिहासकार हैं, उन्होंने इस बात को बताया है, नहीं ऐसी बात नहीं है। क्यों कांग्रेस ने लीग के इस समझौते को स्वीकार कर लिया? ध्यान दीजिएगा, मुख्य परीक्षा के सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इनको जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आपके मुख्य परीक्षा प्री इंटरव्यू सब में काम आएगा। कांग्रेस ने लीग के उस पार्लियामेंटों को इसलिए सुधार कर लिया कि कहीं हमारे मुसलमान भाइयों को यह ना लगे कि हमारी पार्टी छोटी है, इसलिए हमको दुत्कारा जा रहा है, हमें कोई वजूद नहीं दिया जा रहा है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई महत्व नहीं है, यह उनके मन में अलगाववाद की भावना न आए, इसलिए हम साथ मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस ने यह सोचकर किया था, यह सोचकर नहीं किया था कि आगे पाकिस्तान मानने लगेंगे, भविष्य कौन जानता था। बिपिन चंद्र के बातों में भी तर्क है और बल भी है, सही बात था भाई। जब अपने ही एक खास समुदाय को हम बराबर दुत्कारते रहेंगे, अलग करते रहेंगे, कहां से उचित पड़ेगा। इसके लिए कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ समझौता कर लिया। लेकिन क्या गलती थी क्या सही थी वो तो बाद में पता चल ही गया। आगे क्या होता है 1916 के बाद में, 1916 के बाद में ये हुआ। हाँ, एक चीज थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी कांग्रेस का विरोध करने के लिए और साम्राज्यवाद को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये लोग कहते थे, आगा खान तो कहते थे कि अल्लाह न करे कल अंग्रेज हिंदुस्तान से बाहर चले गए तो ये बहुसंख्यक हिंदू हमारे मुसलमान भाइयों को दबा कर रखेंगे, अपनी संस्कृति को थोप देंगे, इसलिए हे मुसलमानों संभल जाओ और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से मत जाने दो, क्योंकि अंग्रेज हैं तभी तक हमारा अस्तित्व है। इस प्रकार से जब ये मुसलमान कई सारे घोर साम्राज्यवादी होने लगे थे, उनका समर्थन करने लगे थे, तो कुछ व्यक्ति थे जैसे मजरुल हक थे, हसरत मोहानी थे, आज सारे लोगों ने जो कि पूर्ण राष्ट्रवादी थे, उन्होंने इसका विरोध किया मुस्लिम लीग का, कहा नहीं ये नहीं होना चाहिए। और मुस्लिम लीग के विरोध में राष्ट्रवाद के विचारधारा को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और उसका नाम था अहरार आंदोलन। ये एक राष्ट्रवादी विचारधारा थी। आगे क्या हुआ 1916 में सारी चीजें हो गई, लेकिन ध्यान दीजिएगा मुसलमानों ने कांग्रेस का विरोध करने के लिए लीग स्थापित कर लिया था, तो हिंदू भी इसमें पीछे नहीं रहे। यहाँ यही बात नहीं कि मुसलमान भी ऐसा करते रहते थे। 1915 में हिंदू महासभा की गठन हो गई, जरा देखने एक बार, नहीं हाँ 1915 में कि इसका हिंदू महासभा का गठन हो गया। आगे आप ये भी देखेंगे कि देखते हैं हाँ हिंदू महासभा, और जिस तरह से मुस्लिम लीग मुसलमानों का नेतृत्व करने लगी, वैसे हिंदू महासभा अपने आप को क्या करे, हम भी हिंदुओं के नेता हैं, ये बात आगे बढ़ती रही थी। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें, हिंदू महासभा कब स्थापित हुआ था जान लीजिए, थोड़ा सा पता नहीं पूछ ही ले। हिंदू महासभा 1915 में स्थापित हुआ था। इसका अधिवेशन कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ था। 1915 में हिंदू महासभा भी स्थापित हुई हिंदुओं का प्रोत्साहन करने के लिए। 1906 में मुस्लिम लीग स्थापित हुई मुसलमानों के लिए। लेकिन एक चीज बता दें, जितनी बेहतर ढंग से विकास मुस्लिम लीग का हो रहा था उतने बेहतर ढंग से हिंदू महासभा का नहीं हो रहा था। क्यों? इसका कारण यह है मुस्लिम लीग को अंग्रेजों का आशीर्वाद प्राप्त था और अंग्रेज इसको किसी न किसी भी प्रकार से कांग्रेस से आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन हिंदू महासभा को ऐसा कोई कांग्रेस वगैरह से किसी से कुछ नहीं मिला था। ये अपने बल पर काम कर रही थी, इसलिए कमजोर थी और मुस्लिम लीग बहुत मजबूत थी। 1916 में लखनऊ पैक्ट हो जाता है, सारी चीजें ठीक ठाक ढंग से चलती हैं। यहाँ तक कि काफी हिंदुओं ने मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए बहुत सहयोग किया। असहयोग आंदोलन के दौरान आपने देखा, खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने माना कि यह अवसर आने वाले 100 साल तक नहीं आएगा कि हिंदू मुसलमान साथ में लेकर लड़े, और इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को सहयोग आंदोलन में परिवर्तित कर दिया और ठीक ठाक ढंग से चलते रहे और ये बना रहा सब कुछ। लेकिन ये समझौता 1924 में टूट गया। 1924 में टूटा, छोड़ दीजिए उसको, टूटा होगा। 1927-28 में अंतिम बार
मुस्लिम लीग के सदस्य यानी हिंदू मुसलमान और कांग्रेस के सदस्य हिंदू अंतिम बार अब साथ में लड़े। कैसे? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और आपको पता होगा कि इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य अंग्रेज थे। उनमें कोई हिंदू नहीं था, हिंदुस्तानी नहीं था या काले नहीं थे, सारे लोग गोरे थे। और इनका काम क्या था? जैसा कि आप जानते हो होम रूलिंग आंदोलन के अनुसार, गांधी जी ने के अनुसार इन सारे लोगों ने कहा था कि हम स्वराज चाहते हैं, अपना शासन चाहते हैं। हालांकि इन्होंने नहीं कहा हम आजादी चाहते हैं, नहीं, स्वराज चाहते हैं, मतलब कि देश पे आपका शासन बना रहे, लेकिन जो होम रूल है वो हम करते रहे। तो अंग्रेजों ने कहा चलो ठीक है, आप स्वराज चाहते हैं, देख लेते हैं कितने स्वराजिस्ट हैं आप। इसके लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी भी स्थापना किया। वो आधुनिक भारत की बातें हैं, इतिहास की, हम आपको आगे बाद में बताते रहेंगे। अभी देखते हैं 1928 में साइमन कमीशन इसलिए भारत में आया कि चलो देखते हैं कितने ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो स्वराज करने लायक हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी भी हिंदुस्तानी को इसके लायक नहीं समझा गया कि वो कमीशन में शामिल हो सके। घोर विरोध हुआ इसका। लाला लाजपत राय जो शेर पंजाब थी, हिंदू महासभा से भी जुड़े थे, इनकी लाठी के द्वारा मृत्यु हो गई, पंजाब में मारे गए। और 1928 में खूब विरोध हुआ, साइमन गो बैक। इतना विरोध हुआ कि लखनऊ का जो आप कैसरबाग देखते हैं, इस कैसरबाग में एक व्यक्ति थे जिनका भी आगे बात चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खलीकुज्जमा। उन्होंने क्या काम किया, गुब्बारों को लिया और गुब्बारों के ऊपर लिख दिया साइमन गो बैक और उसमें हवा भर के ऊपर उड़ाया। अजीब प्रकार से इसका विरोध किया गया। और जब 1928 में इतना विरोध किया गया तो अंग्रेजों ने कहा अच्छा ठीक है, यदि, और हाँ, इसका विरोध हिंदू मुसलमान दोनों ने किया, लेकिन इसका विरोध जिन्ना ने किया, लेकिन जुलूस में शामिल होने से इनकार कर दिया। गांधी जी की और जिन्ना में पड़ती विशेष नहीं थी, क्योंकि गांधी जी अपने आप को हिंदुस्तानी दिखाने के लिए, आम जनता की तरह दिखाने के लिए एकदम आम आदमी की तरह थे, जबकि जिन्ना पूर्णतः इंग्लिश माइंडेड था। टाई, कोट, 3 स्तरीय वाला सब कुछ एक साथ में चलता, सिगार हमेशा उसके हाथ में होता था। अब गांधी जी चाहे जहां आंदोलन बैठ के करने लेते थे, और जिन्ना को पसंद नहीं था, इसलिए गांधी जी को जिन्ना पसंद बहुत नहीं करता था। हुआ क्या कि जब हिंदू मुसलमान साथ मिलकर इसका विरोध किए तो अंग्रेजों ने चैलेंज दिया हिंदुस्तानियों को कि यदि आप मानते हैं कि ये गलत है तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, है कोई ऐसा हिंदुस्तानी जो अपना संविधान बनाकर दिखाए? इस बात को हिंदुस्तानियों ने एक्सेप्ट किया, इस चुनौती को, और अंग्रेजों से कहा यस, हमारे पास संविधान बनाने का है, पावर है। अंग्रेजों ने कहा कहाँ है? बोला देखिए 1928 में ही हिंदुस्तान के ऐसे 2 व्यक्ति आए जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। एक का व्यक्ति का नाम था, जिसका नाम था नेहरू। कौन सा नेहरू? मोतीलाल नेहरू। और इन्होंने अपना एक रिपोर्ट दिया और उसको क्या नाम दिया? नेहरू रिपोर्ट। इसी प्रकार 14 सूत्र में जिन्ना ने अपना अलग रिपोर्ट दिया। इसे 14 सूत्री कहा जाता है, 14 सूत्री फार्मूला कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया, लेकिन समस्या इस बात की थी, हाँ एक चीज याद रखिएगा, हिंदुस्तान में जो संविधान बना उस संविधान की बहुत सारी बातें नेहरू रिपोर्ट से ली गई है, इसलिए इसे कभी कभी भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं पता नहीं, ध्यान नहीं है, भारतीय संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या पूर्वगामी बोला जाता है। लेकिन नेहरू रिपोर्ट को इन्हीं के लड़के जवाहरलाल नेहरू ने ही नहीं एक्सेप्ट किया, और इनका एक और साथी था जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी नहीं एक्सेप्ट किया। और इन दोनों लोगों ने, यानी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट को नहीं माने और अलग जाकर इंडिपेंडेंस लीग ऑफ इंडिया की स्थापना किया। ये बात थी। मुसलमानों ने देखा कि नेहरू रिपोर्ट पूर्णतः हिंदुत्ववादी है, जबकि ऐसा था नहीं। लगा कुछ बातें ऐसी रही होंगी, पूर्णतः हम आपको नेहरू के रिपोर्ट के बारे में बता नहीं सकते, लेकिन अच्छा था इतना कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रवादी पार्टी थी, किसी खास समुदाय का नेतृत्व नहीं करती थी, केवल हिंदुओं की पार्टी नहीं, ऐसी बात नहीं। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन सब कोई था, लेकिन मुस्लिम लीग में केवल मुसलमान होते थे। हुआ क्या? तो मुसलमानों ने अपना रिपोर्ट स्थापित किया जिन्ना के नेतृत्व में, जिसे कहा गया 14 सूत्री
फार्मूला, ये दोनों गड़बड़ ठहरे, कोई समस्या नहीं हुई। और यहीं से हिंदू मुसलमान अब अंतिम रूप से अलग होने लगे। इसलिए नहीं कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, हम हिंदुस्तान बनाएंगे, बस ऐसे मनमुटाव आता गया, क्योंकि बीच में गांधी जी के आंदोलन ने पूरा गैप छोड़ दिया। गांधी जी का जब भी आंदोलन चलता था तो हिंदू मुसलमान की कोई विशेष बात नहीं, रचनात्मक कार्य तथा राष्ट्रवादी कार्यों पर ही बात होता था। अब बात हम बढ़ते हैं विभाजन की ओर। ये बात 1928 की है। क्या हुआ 1929-30 में, जरा देख लेते हैं। अब विभाजन की ओर बढ़ रहे हैं। विभाजन में कहां कहां बढ़ेंगे बता रहे हैं आपको। ये सारी बातों को 1930 में इलाहाबाद के अधिवेशन में, जब लीग का अधिवेशन हो रहा था, तो उसके अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल थे। उन्होंने एक किताब लिखा बांग ए दर्रा, और आपको पता होगा उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी लिखा है। लेकिन 1930 तक आते आते इनकी आर्थिक जो समस्या थी एकदम बढ़ने लगी थी। ये दारू सुना बहुत पीते थे, शराब, इसको पीने के इनके पास पैसे नहीं थे, तो सारे लोग ऐसे दे नहीं सकते थे, तो कुछ मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इनका सहायता किया था। तो ये मुस्लिम लीग की तरफ बढ़ते चले गए थे और मुसलमानों के नेता बनने लगे थे। 1930 में जब इलाहाबाद में लीग का अधिवेशन हुआ, तो इन्होंने क्या कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को अलग एक क्षेत्र दे दिया जाना चाहिए, देश नहीं, ध्यान दीजिएगा, अभी पाकिस्तान देश की कोई बात नहीं हुई है। और उन्होंने ये बात कहा कि जहां मुस्लिम बहुल जगह हो उसको पाकिस्तान, उसको एक मुस्लिम बहुल राष्ट्रीय क्षेत्र या स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। और इन्होंने ये भी कहा वो सामान्यतः उत्तर पश्चिम का हो, लेकिन उन्होंने नाम कोई नहीं दिया था। मतलब कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के रूप में अलग मांग सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने किया, जिन्होंने ही लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। इस बात को आगे बढ़ाया 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रहने वाला एक पाकिस्तानी यानी भारतीय नागरिक, जिसका नाम था रहमत अली चौधरी। याद रखिएगा 1930 में पहली बार पाकिस्तान, सब नहीं, पहली बार मुसलमानों के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र की बात हुई। और 1933 में चौधरी रहमत अली ने एक पंपलेट छपा जिसका नाम था नाउ आर नेबर, पेरिस फॉर पीस। इसमें उसने बताया कि मुसलमानों के लिए जो क्षेत्र होना चाहिए उसका नाम क्या हो। उसने कहा कि इस क्षेत्र का नाम होना चाहिए पाकिस्तान। और जो ये पाकिस्तान शब्द दिया उसने किस प्रकार से दिया जरा देख लेते हैं। एक तो उसने बताया पंजाब जो क्षेत्र है उसमें होना चाहिए। दूसरा उसने बताया जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है उसका होना चाहिए। उसने बताया जो कश्मीर का क्षेत्र है उसका होना चाहिए। और उसने बताया जो सिंध का क्षेत्र है वो होना चाहिए। और उसने ये बताया कि पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और एक है बलूचिस्तान। इन सारे भाषाओं में उसने पहले अक्षरों को ले लिया। पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर ए, के फॉर कश्मीर, सिंध से आई ले लिया और बलूचिस्तान का अंतिम भाग ले लिया। और इस प्रकार पाकिस्तान बना। और इस पाकिस्तान को देने वाला शब्द जो था वो 1933 में चौधरी रहमत अली था। यहां तक बातें ठीक थी, कोई समस्या नहीं था, बातें चल रहा था। ये बातें चल ही रहा था कि 1935 में एक अधिनियम आया जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 कहते हैं। इसने क्या काम किया कि भारत में जो राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, उसको कमजोर करने के लिए प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ कर दिया। बोले तो प्रांतों में चुनाव करवाने का फैसला किया। और 1935 अधिनियम के तहत
भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग नामक दोनों पार्टियों ने एक चुनाव आयोजित करवाया। वो चुनाव कैसा कौन था जरा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चाहे आईएएस हो यानी सिविल सर्विस, और चाहे आपका पीसीएस हो, सवाल यहाँ से बहुत पूछता है। उन्नीस 1935 के अधिनियम से भारत सरकार ने प्रांतों में चुनाव करवाया। उस समय भारत में और ये चुनाव हुआ 1937 में। ये चुनाव टोटल हुआ 11 प्रांतों में। उस समय 11 प्रांत थे भारत में। ध्यान दीजिएगा, क्या इतने बड़े भारत में केवल 11 प्रांत थे? यस, ये ब्रिटिश प्रांत थे, याद रखिएगा। बाकी सारे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, बिलवारी आदि ऐसे क्षेत्र से जो रियासतें थी वो अलग थी, उनसे कोई विशेष लेना देना नहीं था। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। इन प्रांतों में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। मुस्लिम लीग ने अलग मुसलमानों के लिए लड़ा और हिंदुओं ने, जो कांग्रेस थी, वो संपूर्ण भारत के लिए लड़ा। हुआ क्या कि इन 11 प्रांतों में से याद रखिएगा, जो हम आपको चीजें बताने जा रहे हैं अन्य किताबों में अन्य तरीके से मिलती हैं। जैसे जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इन 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को, 5 प्रांतों में कौन कौन? मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, बिहार, मद्रास और शायद मद्रास और एक कोई और था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन नहीं था? बंगाल नहीं था। बंगाल में कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाया था। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। इस चीज को याद रखिएगा, 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन इसमें कुल 8 प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल बनाया। अब जानकारी के लिए हम आपको बता दें, एनसीईआरटी में कक्षा 12 की एनसीईआरटी में सीधे सीधे लिखा हुआ है पेज नंबर 377 87 पर कि इन 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया और 7 प्रांतों में उसने सरकार बनाई। बिपिन चंद्र कहते हैं नहीं 8 प्रांतों में बनाई। यूनिक कहता है नहीं 8 प्रांतों में बनाई। बीएल ग्रोवर कहते हैं कि नहीं 7 प्रांतों में बनाई। अब समस्या आती है सर कितने में बनाया? तो जान लीजिएगा, लोअर पीसीएस 2016 ने सवाल पूछ लिया था कहां पर पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो बंगाल में नहीं हुआ था। और हाँ, 8 प्रांत